हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा के बारे में, कार्य के बारे में, और आज हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित कैसे रहती है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर मानते हैं कि ये स्थिर है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पिंड को लिया, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले गए और वहाँ से छोड़ते हैं, मुक्त रूप से छोड़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है कि नहीं है। इससे हम सिद्ध करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है कि नहीं है। देखिए, यंग द्रव्यमान कोई पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ले गए, यहाँ पे रखे हुए हैं जहाँ स्थिर अवस्था में है। अब यहाँ से क्या हम करेंगे, मुक्त रूप से हम क्या करेंगे, पिंड को छोड़ेंगे। और जब छोड़ेंगे तो एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है, स्थिर बिंदु पे, ठीक है, बिंदु ए पर है, उसके बाद बिंदु बी पर आता है और लास्ट में पहुंचता है पिंड आपका बिंदु सी पर। तो इस प्रकार से हम गणना करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे माना यंग द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर बिंदु ए पर स्थित है। यह मुक्त रूप से छोड़ी जाती है। चूंकि बिंदु ए पर विराम अवस्था में है, अतः बिंदु ए पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, देखिए, जब स्थिर रहेगी वस्तु तो वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य होगी। क्यों? क्योंकि गति नहीं होगा, पिंड स्थिर अवस्था में रखी हुई है, इसीलिए वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। क्या होती है? हाफ mv²। जब वेग शून्य है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी शून्य है और इसकी स्थिति में परिवर्तन, देखिए, इतनी h ऊंचाई पर है तो वहां पे उसकी ऊंचाई कितनी है, h है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगी, mgh। इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और ये है आपकी गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा में हमने आपको बताया है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर संरक्षित रहता है। ठीक, तो उसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अतः बिंदु ए पर पिंड की संपूर्ण ऊर्जा, अतः बिंदु ए पर पिंड की संपूर्ण ऊर्जा E बराबर U प्लस K। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा है। अब यहाँ पे स्थिर था तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई, 0, और स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, mgh। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एनर्जी कितनी आएगी, mgh। अब जब मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो पिंड कहाँ पे पहुंचता है, बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर कितना दूरी डिस्टेंस तय किया, x दूरी तय किया। कितना दूरी, x दूरी तय किया। तो बिंदु बी पर, बिंदु बी तक पहुंचने में x दूरी तय करता है और v वेग प्राप्त कर लेता है। v वेग प्राप्त कर लेता है। तो बिंदु बी की स्थितिज ऊर्जा क्या हो, वो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ से यहाँ तक आता है, मुक्त रूप से छोड़ दिया गया और यहाँ पे पहुंचा, तो एक बात बताइए, उसकी गति होगी और गति के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। क्या होगी, हाफ mv² होगी। लेकिन हमको b को अब पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, किसके, गति के तृतीय समीकरण से हम क्या करेंगे, v ज्ञात करेंगे। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति के तृतीय समीकरण
से जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g यस होता है। यहाँ पे कितनी दूरी तय कर रहा है, x दूरी। और इसमें इस स्थिति में क्या होता है, u प्रारंभिक वेग कितनी है इसकी, 0 है। और जब प्रारंभिक वेग 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gx। अब यहाँ पे देखिए तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे √2gx हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी b पर। तो देखेंगे तो kb, अब v का यहाँ पे v का मान रख देंगे तो हाफ m, v का मान कितना है आपका √2gx। क्या है, 2gx। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके आगे देखेंगे देखिए बच्चों, यहाँ पे kb बराबर कितना हो जाएगा, kb बराबर हाफ। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा, देखिए यम, यहाँ पे 2gx की पावर कितनी है, 1/2 है, और इसके बाहर आपका स्क्वायर लगा तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा हाफ यम इंटू 2gx बनेगा। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा आपका mgx प्राप्त होगा। ये काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की है। क्या है, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है। और स्थितिज ऊर्जा भी की क्या करेंगे तो uv बराबर, देखिए mgh होता है। जब काइनेटिक वो स्थितिज ऊर्जा लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको क्या करते हैं कि पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई पे हो, कितनी ऊंचाई पे, पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई पे बिंदु हो तो उस बिंदु तक की ऊंचाई लेते हैं। देखिए टोटल ऊंचाई क्या है आपकी, h है। यदि यहाँ से x दूरी तय करके बिंदु B पर आता है तो नीचे से दूरी क्या हो जाएगी, टोटल में से x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, h माइनस x बन जाएगा। तो यहाँ से पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई बिंदु B की ऊंचाई कितनी है, h माइनस x है। तो इसको ub हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, mgh, अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे mg इंटू h माइनस mgx। अब हम जानते हैं कि बिंदु B पर संपूर्ण ऊर्जा निकालने के लिए हमको यांत्रिक ऊर्जा पे आना पड़ेगा। अतः बिंदु B पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा EB बराबर हो जाएगा आपका UB प्लस KB। अब यहाँ पे UB कितना आपका आया है, mgh माइनस mgx। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है आपकी mgx। क्या आई है, mgx। अब देखिए यहाँ पे mgx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो बचेगा कितना आपका mgh, क्या बचेगा, mgh बचेगा। तो mgh देखिए तो EB पॉइंट B पर क्या हो जाए, mgh हो जाएगा। इस प्रकार बिंदु B की यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई, बिंदु B की यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु B की
यांत्रिक ऊर्जा हो गई mgh। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहां से ये, अब इसके बाद बिंदु बी से कहां पे पहुंचेगा, बिंदु सी पर पहुंचेगा। जब पिंड बिंदु सी पर पहुंचता है तो वहां पे यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी उसकी हम गणना करेंगे। अब बिंदु क्या करेंगे, सी पर। अब बिंदु सी पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा की गणना करेंगे। चूंकि बिंदु बी पर, चूंकि बिंदु सी पर, सॉरी बिंदु सी पर वेग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पे जैसे ही टकराएगा तो सॉरी वेग 0 नहीं होगा, यहाँ पे वेग प्राप्त कर लेगा v, और क्या होगा यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, h बराबर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे ऊंचाई 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ से पिंड यहाँ तक पहुँचने में क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेग प्राप्त कर लेगा। और जब वेग प्राप्त कर लेगा तो वेग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला निकालते हैं कि गति के तृतीय नियम से हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे पहुँचने पे पिंड का वेग क्या होगा। देखिए जब पिंड यहाँ पे टकरा जाएगा, ध्यान सुनिएगा, यदि यहाँ पे पिंड टकरा जाता है तो उस दौरान क्या हो जाएगा, वेग 0 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, टकराने से पूर्व थोड़े पहले ही हमको उसकी वेग की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टकराने से पूर्व हम जब वेग की गणना करेंगे तो यहाँ पे देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। अब देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई क्या है, कितनी आ गई, कुछ नहीं है, क्या है, ऊंचाई आपकी कितनी है, 0 है। और यहाँ पे इसकी वेग, एक मिनट, देखिए यहां से यहां तक तय करने में रास्ता कितनी ऊंचाई हो गई, h ऊंचाई हो गई, क्योंकि यहां से पिंड छोड़ा जा रहा है ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने में क्या होगा, ऊंचाई आपकी h तय किया। और ये प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। तो यदि यहाँ पे रखते हैं 0 और इसको रखते हैं 2gh, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2gh होगा, क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh हो जाएगा। और 2gh हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि बिंदु C पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बिंदु C पर काइनेटिक एनर्जी की गणना करेंगे। अब बिंदु C पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बिंदु C पर, यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु C पर गतिज ऊर्जा Kc बराबर क्या होते हैं, हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए v का मान हमारा कितना आया है, अंडर रूट 2gh आया ना, तो अंडर रूट 2gh का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 1/2 m इंटू 2gh हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बना कितना, यहाँ पे बन गया आपका mgh, कितना हो गया, mgh। Kc काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, बिंदु C पर। लेकिन अब इसकी स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा हमेशा कहाँ से देखी जाती है, आपकी तल से। कहाँ से देखी जाती है, पृथ्वी तल से देखी जाती है। और पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई क्या है, 0 है। तो आपकी बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो अतः बिंदु C पर संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर UC प्लस KC। अब यहाँ पे देखिए UC कितना है आपका, यहाँ पे 0 है, और KC कितना है, mgh। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EC बराबर आपका mgh हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mgh। अब हमने देखा कि तीनों बिंदु पर क्या है आपकी ऊर्जा, हमने यहाँ पे देखा कि तीनों बिंदु पर आपकी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा mgh ही आती है। कितनी आती है, mgh आती है। इससे प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि जितनी यांत्रिक ऊर्जा बिंदु A पर है उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा बिंदु B पर है, और भी उतनी ही यांत्रिक ऊर्जा बिंदु C पर है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा यांत्रिक ऊर्जा क्या है, प्रत्येक बिंदु पर संरक्षित है। इसे ही कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सर। तो यहां से कह सकते हैं, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए हम आगे इसमें बताते हैं। इसी का थोड़ा सा और पार्ट बचा है, इसमें लिख देंगे कि तीनों बिंदु पर चूंकि EA बराबर EB बराबर EC बराबर कितना आ रहा है, mgh। क्या प्राप्त हो रहा है, mgh प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि पिंड का प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा समान प्राप्त होती है, समान प्राप्त होती है। सर यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा समान प्राप्त होती है। इसे ही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, हमारी यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो आपको देखें यहाँ पे जब हमने इसको प्रूव कराया कि बिंदु A पर कितनी यांत्रिक ऊर्जा थी, mgh थी। उसके बाद बिंदु B पर भी आपकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई, mgh ही प्राप्त हुई। और बिंदु C पर भी क्या हुई, यांत्रिक ऊर्जा आपकी mgh प्राप्त हुई। इससे प्रूफ हो गया कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, आपके प्रत्येक बिंदु पर समान है। तो इसी को कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप किसी भी, यदि आप देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है कि नहीं रहती है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, यहाँ आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।